द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए। आज का अपना 12वां प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट लिया गया है ये घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो यदि किसी अभ्यर्थी को इन प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना है, विस्तृत व्याख्या के साथ इन प्रश्नों को जानना है, तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को खरीद सकता है। प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले हम लोगों की 2 शर्तें होती हैं। पहला, आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। उस कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख लीजिए। जो प्रश्न आपका सही रहेगा उसके आगे सही का निशान, जो प्रश्न आपका गलत रहेगा उसके आगे गलत का निशान लगाते चलिए, जिससे आपको पता चलेगा कि टोटल 50 नंबरों में आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। और दूसरा काम आपको ये करना है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका जवाब देने की कोशिश करना है। तो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो आज के प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। तो आपको बताना है जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनाई गई थी, यही आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। 5 से 10 सेकंड का आपके पास समय रहेगा प्रश्न का आंसर बताने के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 2008 में पहली राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई थी जलवायु परिवर्तन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही आंसर देने की कोशिश करिए। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सागरीय अथवा जो महासागर होते हैं वो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। हम लोग किसी भी प्रश्न की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ही यही होता है कि आप प्रश्न पढ़ते जाइए, उसके जो भी विकल्प आपको समझ में आए उस पर टिक लगाते चलिए। जिस प्रकार आप एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं सेम उसी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर यहाँ पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक ताप में वृद्धि ही हमारा हरित गृह प्रभाव कहलाता है। चौथे नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए इसका चौथे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पर। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो ऐसा कौन सा दर्द निवारक है जो पशुओं को दिया जाता है जिसके कारण भारत में गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्लोफिनेक। तो डिक्लोफिनेक जो है वो एक दर्द निवारक है जो कि पशुओं को दिया जाता है। उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि भारत में गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता। ये नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण कौन नहीं उत्पन्न करता है। बहुत आसान प्रश्न है। तो छठवें प्रश्न में जो आंसर होगा वो सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ऐसा कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी ऊर्जा अधिकतम होती है यही आपको बताना है। ABCD 4 विकल्प हैं और 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका सही आंसर रहेगा, गलत मत करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। एक्स किरणें जो होती हैं उनका चुंबकीय विकिरण जो होता है उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है।
आगे बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। इन 4 विकल्पों में किस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको बताना है। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 9वें नंबर के प्रश्न पर। आइंस्टीन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइंस्टीन ने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, किस सिद्धांत के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको बताना है। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के कारण दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 10वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। कौन अर्धचालक है ये आपको बताना है। शुरुआत में हमें विज्ञान के प्रश्न मिले हैं, तो इसलिए सारे आपके जो 8-10 प्रश्न हैं वो विज्ञान के ही हैं। तो अर्धचालक ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। सिलिकॉन क्या होता है, एक अर्धचालक होता है। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इन 4 विकल्पों में से विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो इसका सभी लोग आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, आंवला आपका बिल्कुल सही आंसर है। 12वें नंबर पर चलते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो बिना अनुमति के यदि कोई संसद सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है, कितने दिन तक वो अनुपस्थित रह सकता है। 12वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, 90 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पर। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो समलैंगिकता का जो निर्णय आया था सर्वोच्च न्यायालय का, वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो 13वें प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा भारतीय दंड संहिता की धारा 377। धारा 377 तो आपको याद ही होगा, लेकिन ये किसकी धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा है। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न पर। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो जो संविधान सभा थी उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, यही आपको बताना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो 14वें प्रश्न में जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, 24 फरवरी 1950। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, गलत आंसर मत दीजिएगा। तो 15वें प्रश्न में जो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा ना तो भंग की जा सकती है ना ही समाप्त की जा सकती है, लेकिन विधान परिषद जो होती है उसे हम लोग भंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसद में बिल के द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि विधान परिषद राज्यों में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न पर। पॉलिटी के जो प्रश्न हैं आसान प्रश्न हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो लोकसभा में केंद्र शासित जो क्षेत्र होते हैं उससे कितने सांसद चुन के आ सकते हैं अधिकतम, ये आपको बताना है। आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, 25 सांसद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर के प्रश्न पर। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग HDI कहते हैं, सर्वप्रथम विकसित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक सबसे पहले किसके द्वारा निकाला गया था, यही आपको बताना है।
तो 17 नंबर में जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक सबसे पहले निकाला गया था। 18 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। और ये जो आपके सारे प्रश्न हैं ये कहाँ के हैं? ये आपके अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं। तो 18वें प्रश्न में जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, मनरेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19 नंबर पर, और प्रश्नों पर टिक लगाते जाइए, कौन सा गलत हो रहा है कौन सा आपका सही हो रहा है। आपको इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 19 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बीपीएल परिवारों की जो पहचान की जाती है उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, यही आपको बताना है। तो 19 नंबर के प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हासिम समिति। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है? तो एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करना है, अगर आपने पढ़ा है तो ही इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में माइनस मार्किंग है। तुक्का तो लगाने की कोशिश करना ही नहीं है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य। जो आपका एबीसी इंडेक्स होता है वो स्वास्थ्य से संबंधित होता है। और 1 मिनट का हमें समय दीजिए इसको सेट करने के लिए, उसके बाद हम लोग अपना 21 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संदर्भित है? जो अघन्य शब्द है किसमें है? ऋग्वेद में है। ये किससे संबंधित है यही आपको बताना है। तो वहाँ पर अधन्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अघन्य लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, धा हो चाहे घा हो। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए। ठीक है, तो अघन्य जो शब्द है वो गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। कन्हेरी गुफा में बोधिसत्व के 11 सिरों का अंकन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 23 नंबर के प्रश्न पर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? तो आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा, उसमें से एक नाम है मत्स्य। तो ये वर्तमान समय में कहाँ पर है यही आपको बताना है। तो 23वें प्रश्न में जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान को हम लोग मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते हैं। 24 नंबर के प्रश्न में, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये आपको बताना है। जौनपुर जो राज्य है उसका अंतिम शासक कौन था यही आपको बताना है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह जौनपुर का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, और प्रश्न हमारा है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ आपके अंग्रेज गवर्नर के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ आपके उनके द्वारा लड़े गए युद्ध लिखे गए हैं, तो कौन सा गलत है यही आपको बताना है। विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर बताने की कोशिश करना है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगे लिखा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, और बाकी ये ऊपर वाले तीनों सही हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि गलत वाला हमें चुनना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 26 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, 26 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, जिसको अंग्रेजी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब किया था यही आपको बताना है।
तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, 1905। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन हैं? तो आपको बताना है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक प्रश्न घुमा फिरा किया जाता है जो कि 28वें नंबर का प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में मिलकर एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का क्या नाम था? बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, स्वराज पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यही आपको बताना है। आसान प्रश्न है, यदि आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अपने 30 नंबर के प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी वहीं पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस वाले जितने भी प्रश्न हैं ये आपको बार बार बताया जा रहा है कि रट लीजिएगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, रट लीजिएगा। एक प्रश्न जरूर आ सकता है आपकी परीक्षा में। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को भैया मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो चलिए ये जो 32 नंबर का प्रश्न है इसमें सूची मिलाना है, तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं जिससे यहाँ पर हमें दिखने लगे। हाँ, विकल्प अभी नहीं दिख रहा है, विकल्प को बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा गया है कि एक तरफ आपके सब संस्थान लिखे गए हैं, दूसरी तरफ शहरों के नाम लिखे गए हैं। तो पहला लिखा है वन अनुसंधान संस्थान। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। बाकी का मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो पहले का तीसरा सही होगा ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम लोग विकल्पों को ध्यान से देखेंगे, इसके लिए हमें इस प्रश्न को और छोटा करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, लेकिन क्या करें, आपको देखना मजबूरी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया था भैया? बताया गया था कि जो पहले का ए का क्या सही होगा, तीसरा देहरादून होगा। तो अब ए का तीसरा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान से देख लीजिए। ए का तीसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपके बाकी जो हैं संस्थान वो भी आपको नहीं पता है तो भी आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, शुष्क मतलब जहाँ पर बारिश ना हो, शुष्क इसमें कौन सा है? इन चारों विकल्पों में शुष्क आपका जोधपुर है। तो तीसरे का सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय कृषि मतलब कृषि का सबसे बड़ा संगठन कहाँ होता है? जहाँ पर देश की राजधानी है। देश की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी किस में जाएगा? दूसरे में जाएगा। तो ये आपका जो विकल्प बी है बिल्कुल सही रहेगा। विकल्प बी हम लोग सही का निशान लगा के आगे बढ़ते हैं और इसको 1 मिनट का समय दीजिए एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद प्रश्नों को स्टार्ट किया जाता है। चलिए प्रश्न आ चुके हैं। अब आपको 33 नंबर में बताना है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ सारे दर्रों के नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ राज्य के नाम लिखे गए हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यही आपको बताना है, यानी कौन सा गलत है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कौन सा दर्रा किस राज्य में है यही यहाँ पर लिखा गया है।
तो 33 नंबर के प्रश्न पे जो ऑप्शन नंबर सी है नाथुला दर्रा और उसके आगे मेघालय लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। नाथुला दर्रा भैया मेघालय में नहीं है, यानी कि यही गलत है और जो गलत है वही हमारा सही है। 34 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशालतम हिमनद है? तो कौन सा सबसे विशाल हिमनद है वो आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर रहेगा 34वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है भारत में। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद ABCD आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो भैया जो कर्क रेखा है वो गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है और झारखंड से जाती है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 1, 2, 4 आपका सही रहेगा। 1, 2, 4 आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में है। इस प्रकार विकल्प जो आपका पहला होगा A, वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। 1, 2, 4 यानी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने करंट अफेयर के प्रश्नों को लगाते हैं। 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर फॉर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? तो बहुत खतरनाक प्रश्न है। मतलब एक काम आपको करना है, एक विशेष रूप से करंट अफेयर पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़िएगा। अगर आपको जैसे यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कोई खतरनाक करंट अफेयर्स आ जाता है तो उसको पढ़ के घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। PCS का एग्ज़ाम आप देने नहीं जा रहे हैं। तो खैर 36वें प्रश्न में क्या आंसर होगा बताने की कोशिश करिए। तो 36वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स के प्रश्न पर। 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सेल के नए अध्यक्ष कौन हैं ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोमा मंडल। सोमा मंडल सेल के नए अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर कि अगर आपने जितने भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन हैं उनके अध्यक्ष नहीं याद किए हैं तो कर लीजिए। जितनी भी कंपनियां हैं उनके CEO याद होने चाहिए, उनके जो अध्यक्ष होते हैं जिसको हम लोग CEO कहते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो उसको आप रट लीजिएगा। तो अगला हमारा जो 38 नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा गया है 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए गए चौरा चौरी शताब्दी समारोह के संबंध में जो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। और आपको याद रखना है कि 4 फरवरी 2021 से पूरे 1 साल तक 4 फरवरी 2022 तक एक शताब्दी समारोह मनाया जाएगा जिसको हम लोग चौरा कांड कहते हैं, जो कि आपके गोरखपुर से संबंधित है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसमें सारे ऑप्शन बड़े बड़े हैं इसलिए ध्यान से पढ़िए और इससे कौन सा सही नहीं है यही आपको बताना है। तो 38वें प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है, इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिवारों को सम्मानित किया गया। ये वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल गलत है। बाकी के आपके पहला, दूसरा और ये चौथा विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो विषय कौन सा है? यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों के लिए
किसे सद्भावना दूत बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नतालिया बोदियानोवा। नतालिया बोदियानोवा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर के प्रश्न पर। फरवरी 2021 में किस देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो विश्व के ऐसे पहले बल्लेबाज का नाम बताना है जिसने अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाया है। तो उस देश का नाम है बांग्लादेश और बल्लेबाज का नाम है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ने तीनों फॉर्मेट में अपने देश के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 41 नंबर का प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं और बड़ा है इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए एडजस्ट हो चुका है। 41 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 को जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। ये तीन कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। ठीक है। और तीसरे नंबर पर दिया गया है सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो अब आपको विकल्प ABCD में बताना है कि केवल फर्स्ट सेकंड सही है, केवल सेकंड थर्ड सही है, या फर्स्ट थर्ड सही है, या सभी सही हैं। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। ये इंडेक्स वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है और जितने भी 20-25 इंडेक्स होते हैं वो सब आपको रट्टा मार लेना है। तो देखिए भैया, एक जो आपका 41वें नंबर का प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में जो पहले नंबर पे थे न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ये बिल्कुल सही है। जो 180 देश टोटल हैं ये भी बिल्कुल सही है। भारत 86 नंबर पे है, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। उपयुक्त सभी, यानी कि सभी हमारे इसमें जो हैं वो सही दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 42 नंबर से रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं और हमने आपको बताया है कि रीजनिंग के प्रश्नों के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं वो डिटेल में समझाने पड़ते हैं, इसलिए इसका समय ज़्यादा लगता है। तो अगर हम लोग सामान्य ज्ञान के ही प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग कराने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपके 5-6 रीजनिंग के प्रश्न हैं इसकी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर तक तो आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न पर, जो कि आपके 50 नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा गया है 50 नंबर के प्रश्न में कि 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो कौन सा मंत्रालय था जिसके द्वारा ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह कार्य किया गया था। तो आज के लिए हम लोगों ने टोटल अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दिया गया है। तो रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़कर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टोटल कितने नंबरों में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इसके अलावा अगर जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की तैयारी आपके कोई मित्र कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी अभ्यर्थी का कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।